तो सर्कल में हमारी आज की हेडिंग है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। हमने दो सर्कल लेट कर लिए s इक्वल टू 0 एंड s डैश इक्वल टू 0। लेट द इक्वेशन ऑफ टू सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इंटरसेक्ट ईच अदर एट p एंड q। दो सर्कल एक दूसरे को p और q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं और हमने थीटा एक एंगल लेट किया है। द एंगल थीटा बिटवीन टू सर्कल s इक्वल टू 0 एंड s डैश इक्वल टू 0। दो सर्कल है s इक्वल टू 0 और s डैश इक्वल टू 0 इज डिफाइंड एज द angle between the tangent to two circle, angle between tangents to the two circle। मतलब जब भी कभी हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो सर्कल जहाँ कट करते हैं उनके मिड का एंगल नहीं है, उनका जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उन टेंजेंट्स के बीच का एंगल जो होगा वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल होगा एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब भी जैसे दो लाइंस होती हैं, दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, वैसे ही सेम ये भी है। दो सर्कल जहाँ कट करेंगे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उन टेंजेंट के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल हो जाएगा। अभी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक आप नोट कर लें। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाएंगे तो क्लियरिटी रहेगी, क्योंकि अभी इसमें कई सारी चीज़ें अंदर लिखी हैं, तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना है। तो एक सर्कल हमने ये एज्यूम कर लिया और एक दूसरा सर्कल है s डैश इक्वल टू 0, वो हमने यहाँ पर ले लिया s डैश। ये दो सर्कल हमारे पास हो गया, एक s इक्वल टू 0 और एक s डैश इक्वल टू 0। ये s इक्वल टू 0 है और ये s डैश इक्वल टू 0। इस सर्कल का सेंटर जो है वो C1 है और इस सर्कल का सेंटर जो है वो C2 है। इसके कोऑर्डिनेट -g2, -f2 है और इसके हैं -g1, -f1। ये P और Q पॉइंट है जहाँ पर सर्कल जो है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं P और Q पर। यहाँ पर हम इनमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे P पर, इस सर्कल सेकेंड के लिए, और एक इसी पॉइंट P पर फर्स्ट सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उनके मिड का जो एंगल होगा थीटा, वही एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। इस P पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए इस P पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एक टेंजेंट होगी PT1, और एक दूसरे सर्कल पर इसी P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये हो गई PT2। ये हो गया PT2 और ये PT1, दो टेंजेंट हो गए। इनके मिड का जो एंगल है थीटा,
वही हमको फाइंड आउट करना है इनके मिड का एंगल थीटा। ठीक है, तो जो दो सर्कल एक दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उन टेंजेंट के मिड का जो एंगल थीटा है वही एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सेंटर से पी पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे। ये पी पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करा देते हैं और पी पॉइंट को सेंटर C2 से ज्वाइन करा देते हैं। तो ये हो गया सेंटर C1 से पी पॉइंट को ज्वाइन करा दिया और ये हमने C2 से ज्वाइन करा दिया। और इस C1 C2 को भी ज्वाइन करा दिया, ये C1 C2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस एंगल को, जो ये वाला एंगल है, इस एंगल को हमने क्या लेट कर लिया, अल्फा। ये एंगल जो है वो अल्फा है। अच्छा, ये एंगल अगर अल्फा है और ये एंगल हमारा थीटा है, तो अगर ये थीटा है, दो टेंजेंट के मिड का एंगल, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये, इनके मिड का एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। ये रेडियस है R1 और ये रेडियस है R2, तो टेंजेंट और रेडियस के मिड का एंगल ये कितना होगा, टेंजेंट और रेडियस के मिड का एंगल, ये एंगल 90 डिग्री होगा। और ये टेंजेंट और रेडियस के मिड का एंगल ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर इन सारे एंगल को हम प्लस कर लें, अगर इन सारे एंगल को प्लस कर लें तो ये टोटल जो है वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 360 के इक्वल। कौन कौन से एंगल, एक ये थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस ये वाला पूरा एंगल जो अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक ये अल्फा है, और प्लस ये 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल 360 डिग्री। तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 360 माइनस 180 यानी कि 180 हो जाएगा। तो थीटा प्लस अल्फा जो है वो 180 हो जाएगा। हमें थीटा और अल्फा में कौन सा चाहिए, हमें थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल टू 180 माइनस अल्फा, या अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ये जहाँ भी अल्फा की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर हम 180 माइनस थीटा कर देंगे, और जहाँ थीटा की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे 180 माइनस अल्फा कर देंगे। लेकिन जो थीटा है वही है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, थीटा, ना कि अल्फा। जो टेंजेंट्स के बीच का एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चल तो फिर आगे देखते हैं, फिर इसमें क्या करेंगे। ओके, अभी तो हमने फार्मूला नहीं बनाया, अभी हमें फार्मूला बनाना है। हमारे पास सर्कल गिवन है, दो सर्कल गिवन है, तो इन सर्कल का सेंटर हमें पता है -G1 माइनस F1, और इस सर्कल का सेंटर भी पता है -G2 माइनस F2, और इस पहले सर्कल की रेडियस भी पता है G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, और दूसरे सर्कल की रेडियस भी पता है G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। तो ये सेंटर और रेडियस, जब भी कभी सर्कल पता होंगे तो उनके सर्कल के सेंटर और रेडियस ज़रूर हमें पता हो जाएंगे। तो हमें तो एंगल थीटा निकालना था, वो भी GFC इनके टर्म में। तो वो कैसे मिलेगा देखते हैं। देखिए, इस ट्रायंगल PC1 C2 में ये लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक है C1 C2 की लेंथ, वो है D। तो हम इस ट्रायंगल PC1 C2 को अलग से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर काफ़ी हौच पौच हो गई, समझ में तो आ गया ना ये डायग्राम जो भी है। तो PC1 C2 को मैं अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, और फिर एंगल हम इसका ढूंढते हैं कि कैसे निकालेंगे। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया PC1 C2, ये P है
और ये C1 के कोऑर्डिनेट है -G1 कॉमा -F1 और C2 के कोऑर्डिनेट है -G2 कॉमा -F2। ये रेडियस R1 है, ये R2 है और ये डिस्टेंस D है और ये एंगल जो है वो अल्फ़ा है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ये एंगल जो है वो अल्फ़ा है। C1PC2 जो एंगल है, एंगल C1PC2 वो क्या है, अल्फ़ा है। और PC1 की वैल्यू R1 है, PC2 की वैल्यू R2 है और C1 C2 के मिड की डिस्टेंस जो है वो D। तो यहाँ पर कोई फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्या? जब किसी ट्रायंगल में तीनों साइड्स पता हो और उसका एक एंगल फाइंड आउट करना हो, तो कोई ऐसा रूल हमें बताया गया क्या ट्रिग्नोमेट्री में? जब तीनों साइड्स पता हो और एक एंगल हमें फाइंड आउट करना हो, कोई भी एक एंगल, वैसे तो हम तीनों एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक एंगल फाइंड आउट करना हो तो ऐसा कोई रूल हमने पढ़ा हुआ है क्या? याद है किसी को? देखो, इसको बोलते हैं कॉस रूल। मैं यहाँ पे इसको याद दिला देता हूँ आपको, कॉस रूल को। जैसे साइन रूल होता है ना, साइन A अपॉन A, साइन B अपॉन B, साइन C अपॉन C। वैसे कॉस रूल में क्या होता है, A के अपोजिट A गिवन होगा, B के अपोजिट B गिवन होगा साइड, और C के अपोजिट C। और अगर हमें एंगल A फाइंड आउट करना है, कॉस A का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ये दोनों साइड जो B और C है उनका स्क्वायर माइनस जो एंगल A के अपोजिट साइड है उसको स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स जो दोनों साइड स्क्वायर में प्लस में है वो कर देते हैं। कॉस A अगर एंगल हमें चाहिए तो B और C का स्क्वायर प्लस करेंगे माइनस A स्क्वायर, और 2 टाइम्स जो प्लस की गई हैं, B और C प्लस की गई हैं तो 2 टाइम्स BC। अगर हमें B एंगल चाहिए तो B cos B का रिजल्ट क्या हो जाएगा, cos B इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे A है तो A माइनस में जा रहा है, तो B है तो B माइनस में जाएगा, तो C और A प्लस में जाएंगे, डिवाइडेड बाई 2CA हो जाएगा। सिमिलरली cos C भी निकाल सकते हैं आप। cos C में क्या होगा, A और B प्लस में जाएगा और C माइनस में आ जाएगा, तो cos C भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। तो अब आप यहाँ पर बताएं कि यहाँ पर जब कॉस रूल अप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, अल्फ़ा के अपोजिट जो है वो माइनस में जाएगा, बाकी दोनों प्लस में जाएंगे, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 R2। तो ये अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। और कॉस अल्फ़ा तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो थीटा चाहिए, तो अल्फ़ा को क्या लिख देंगे, 180 माइनस थीटा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 R2। किसी एक ट्रायंगल में अगर 2 साइड्स पता है और तीसरी भी पता है तो हम अल्फ़ा फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ही अल्फ़ा फाइंड आउट हो जाएगा तो थीटा प्लस अल्फ़ा हमको पता है कि 180 है, तो अगर कोई अल्फ़ा भी हमको मिल गया तो थीटा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और थीटा ही हमारा आंसर देने वाला है, क्योंकि यही तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है ना। हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कोई भी एंगल नहीं लेना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, थीटा, ना कि अल्फ़ा। इस बात का ध्यान रखेंगे, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, थीटा। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला बन जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा, चाहे आप ये फार्मूला याद रखें या फिर कॉस अल्फ़ा इक्वल टू याद रखें R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 R2। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसमें हमें फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, फिर हम 180 माइनस थीटा माइनस करके फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो उससे अच्छा हम सीधे सीधे, वैसे तो हमें सीधे सीधे ये याद रखना चाहिए कि कॉस अल्फ़ा इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर
क्योंकि सीधे सीधे कॉस रूल हमें याद होगा, तो हम इस तरीके से अल्फ़ा निकाल लेंगे और अल्फ़ा जब आ जाएगा तो 180 से माइनस कर देंगे। तो कर सकते हैं cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये याद भी रखना है, इसलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये याद रखना ईजी है कॉस रूल से। अगर हमें कॉस रूल पता है तो ये याद रखना ज़्यादा ईजी है, बाकी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो ये कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला हो गया। तो आप आते हैं क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन में दो सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, ये तो इसका डेरिवेशन हो गया। हमें करना क्या है, दो सर्कल की इक्वेशन पता है, तो दो सर्कल की इक्वेशन पता है तो उनका सेंटर पता है, उनका रेडियस पता है। तो देखिए अगर सेंटर पता है तो डी आ जाएगा। डी कैसे मिलेगा? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डी तो पता चल जाएगा ना, डी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डी क्या हो जाएगा? अंडर रूट माइनस G1 प्लस G2 का होल स्क्वायर और माइनस F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। तो डी पता चल गया। अगर सर्कल पता है तो उनकी रेडियस भी पता है, R1 R2 भी गिवन है, तो तीनों की वैल्यू पता है, तो थीटा भी आ जाएगा और अल्फा भी आ जाएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे इसका। यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? ये डेरिवेशन तो इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारा जो फॉर्मूला है वो इम्पॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो कैसे फाइंड आउट करें। तो हमें ये फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है, चाहे हम कॉस अल्फ़ा का याद रखें तो अल्फ़ा आ जाएगा तो थीटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट केस और बनता है जेई में। वो लोग क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें, और उस 90 डिग्री को बोलते हैं ऑर्थोगोनली कट करें, तो उसके लिए एक रिजल्ट और बन जाता है। तो यहाँ तक करने के बाद एक और लिख लेते हैं। If the angle between the circle is 90 degree, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या बात, सही है। If the angle between the circle is 90 डिग्री, if the angle between the circle is 90 डिग्री, तो थीटा 90 हो जाएगा, और थीटा 90 हो गया तो अल्फ़ा भी 90 हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू 180 माइनस थीटा होता है, तो ये अल्फ़ा भी 90 डिग्री हो गया। तो किसी भी फॉर्मूले में, चाहे अल्फ़ा में या थीटा में, यहाँ पर हम सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2, और अल्फ़ा की वैल्यू हमने पुट कर दिया 90 डिग्री। तो cos 90 इक्वल टू हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2। cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम बन जाएगी R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये R1 पता, R2 पता, और ये एंगल 90 पता। ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, सबको आइडिया है, PC1 और ये C2 R2 और ये D, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। लेकिन हम यहीं पर इसको नहीं छोड़ेंगे, हम इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ तक करेंगे तो हमें पहले सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सीधे G1 G2 F1 F2 के टर्म में एक रिजल्ट हमें याद रखना है, वो कैसे मिलेगा देखते हैं। R1 जो होगा पहले सर्कल की रेडियस, तो क्या फॉर्मूला होगा, G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 इसका होल स्क्वायर, प्लस R2 क्या होगा, अंडर रूट G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 इसका होल स्क्वायर, और D डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सेंटर के मिड की डिस्टेंस, माइनस G1 प्लस G2 का होल स्क्वायर माइनस F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। और इसको ओपन कर देते हैं, तो ये बन जाएगा G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2, और यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर, G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2G1 G2,
f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2, g1 स्क्वायर g2 स्क्वायर f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर, ये कट कर देता है तो देखिए रिजल्ट बन गया। और माइनस कट कर देंगे, माइनस कॉमन लेंगे c1 प्लस c2, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो 2g1 g2 प्लस 2f1 f2, माइनस से माइनस कट हो गया। तो जो रिज़ल्ट है वो हमें याद रखना है, 2g1 g2 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। अगर दो सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं तो उन सर्कल को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल। इसको क्या बोलेंगे, ये है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल। ये कंडीशन है ऑर्थोगोनल सर्कल की। ऑर्थोगोनल सर्कल क्या होता है, ऐसे दो सर्कल जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल। तो इस फॉर्मूले को याद रखने से हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है भाई, सर्कल की इक्वेशन गिवन होती है तो g1 g2 f1 f2 c1 c2 तो हम एक लाइन में निकाल लेते हैं और उसको सीधे यहीं पे पुट कर देना है। फिर हमें सेंटर और रेडियस और उनके बीच की डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशन क्या याद रखेंगे, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। दो सर्कल एक दूसरे को जब 90 डिग्री पे कट करते हैं तो उन सर्कल्स को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल सर्कल। यहाँ पर जहाँ हमने यहाँ लिखा ना कि टू सर्कल, द एंगल बिटवीन टू सर्कल इज 90 डिग्री, तो इन सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल। और ये जो कंडीशन है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2, ये ऑर्थोगोनल सर्कल की कंडीशन है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर वो एक केस हो सकता है ना जिसमें थीटा इक्वल टू अल्फा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो हो जाएगा 90 डिग्री भाई। थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू 180 है और थीटा और अल्फा सेम हो गए तो वो 90 डिग्री होगी, ऑर्थोगोनल सर्कल होगी। ओके ओके। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताएं आप, और कोई प्रॉब्लम है तो। थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू जो है वो 180 है। अगर थीटा और अल्फा दोनों सेम हो गए तो वो 90 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो फिर ये जो है वो ऑर्थोगोनल सर्कल की कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि दोनों सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगे। तो एंगल जब हमें निकालना होगा तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, चाहे हम कॉस अल्फा का यूज़ करें या 180 माइनस थीटा का यूज़ करें। ठीक है, अल्फा भी आ जाएगा तो 180 से माइनस करेंगे थीटा। हमें ये ध्यान रखना है कि जो थीटा है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हमें थीटा निकालना है, इस बात का ध्यान रखना है, अल्फा नहीं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, थीटा है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या है, ये एंगल जो है वो थीटा है, अल्फा नहीं है एंगल। अल्फा एंगल कोई भी होगा, लेकिन जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है वो थीटा है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया। और ऑर्थोगोनल सर्कल भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन टू सर्कल, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल। और सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y प्लस 13 इक्वल टू 0। फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सर्कल।
ये जो फर्स्ट सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0, इसको हमने कंपेयर कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy g1x f1y और c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सर्कल का जो सेंटर है हमारा वो कितना हो जाएगा 2g इक्वल टू -4 2g1, तो g1 की वैल्यू -2 और f1 की वैल्यू 2f1 इक्वल टू 6, तो f1 की वैल्यू 3 हो गई और c1 की वैल्यू क्या आ गई 11। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -g, -f, तो 2, 3, ये सेंटर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो रेडियस है r1 वो हो जाएगा g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर माइनस c1, तो g1 स्क्वायर 4 f1 स्क्वायर 9 माइनस c1 11, तो 13 माइनस 11 2, तो r1 स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो यहाँ से r1 की वैल्यू क्या आ गई √2। सिमिलरली हम c2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो दूसरे का सेंटर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देख के क्या हो जाएगा 1, -4 और r2 जो है वो क्या हो जाएगा √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो ये 2 आ जाएगी। r1 पता चल गया, r2 पता चल गया, सेंटर c1 और c2 के बीच की डिस्टेंस d और फाइंड आउट कर लेते हैं, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर, c2 कितना आया है 1, -4, तो c1 माइनस c2 d इक्वल टू क्या हो जाएगा √d इक्वल टू √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर -3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 4 1, तो ये हो गया √2, तो d की वैल्यू भी आ गई। कॉस अल्फा बोलो या 180 माइनस थीटा बोले, क्या हो जाएगा फॉर्मूला r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन 2 r1 r2, r1 स्क्वायर 2 r2 स्क्वायर 4 माइनस d स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई 2, r1 की वैल्यू है √2 और r2 की वैल्यू है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 और ये 1/√2 cos 45 डिग्री की वैल्यू, तो 180 माइनस थीटा इक्वल टू 45, तो थीटा इक्वल टू 180 माइनस 45 और 180 माइनस 45 इज 135, तो थीटा क्या हो जाएगा 135। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, उसमें आपको सॉल्व करना है बाद में आराम से घर में तो है ही क्या आगे पढ़ेंगे। फाइंड द एंगल एट विच द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इसका हमें एंगल बताना है। आंसर इसका है π/2। एक ऑर्थोगोनल सर्कल का क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे का कॉन्सेप्ट करते हैं। इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a डैश एक्स 2b डैश वाई प्लस c डैश इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर 2ax प्लस 2by प्लस c इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली देन हमें a डैश b डैश c डैश में रिलेशन बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन गिवन है हमारे पास a b डैश प्लस b a डैश प्लस c डैश इक्वल टू 0, a डैश प्लस b डैश
प्लस सी माइनस सी डैश बाई टू इक्वल टू ज़ीरो, ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू सी प्लस सी डैश बाई टू। ये अभी आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है क्या होगा। ABC ऑप्शन में कौन सा करेक्ट होगा। दो सर्कल एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। अभी हमने ऑर्थोगोनली की कंडीशन पढ़ी है 2G1G2 प्लस 2F1F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। उसी से हमें सॉल्व करके ऑर्थोगोनल सर्कल की कंडीशन लगानी है। क्या हुआ, कोई ऑप्शन ही मैच कर रहा क्या? Okay, D option, none of these. ठीक है, सही है, डी ऑप्शन ही आएगा। देख लेते हैं, बाकी लोग भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक गड़बड़ी क्या हो गई है, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है मल्टीप्लाई में है, तो पहले इसको जनरल इक्वेशन में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a डैश एक्स 2b डैश वाई प्लस सी डैश इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से g1 की वैल्यू a डैश आ जाएगी, f1 की वैल्यू b डैश और c1 की वैल्यू c डैश आ जाएगी। सेकंड में क्या है, सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई है, तो पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है तो 2 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो जब आप 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x
2f2i प्लस c2 इक्वल टू 0। तो g2 की वैल्यू a/2 हो जाएगी, f2 की वैल्यू b/2 हो जाएगी और c2 की वैल्यू c/2 हो जाएगी। 2g की वैल्यू a हो गई, 2f की वैल्यू हो गई। तो इस टाइप से ही हमारा g2, f2 और c2 आ जाएगा। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल, जो ऑर्थोगोनल सर्कल की कंडीशन है वो है 2g1g2 प्लस 2f1f2, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो 2g1 की वैल्यू कितनी है a डैश, g2 की वैल्यू a/2, f1 की वैल्यू b डैश, f2 की वैल्यू b/2, c1 प्लस c2, तो c1 की वैल्यू c डैश प्लस c/2। तो 2 से 2 ये कट हो जाएगा, a डैश प्लस b डैश, c डैश प्लस c/2, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और ये कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा, c से मैच करता अगर c डैश प्लस c/2 होता तो, लेकिन यहाँ पर c डैश प्लस c/2 और यहाँ पर c प्लस c डैश है /2, तो इसलिए डी ऑप्शन जो हमारा है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, अब देखिए आगे एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उसके बारे में बात कर लो। लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग अपने लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय लाइन टू सर्कल। एक लाइन जो है वो किसी सर्कल को कट कर रही है, तो उस इंटरसेप्ट जो उसने इंटरसेप्ट कट किया है और जो कॉर्ड बनी हुई है उस कॉर्ड की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है, तो इसी को बोलेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द लाइन टू द सर्कल। एक सर्कल गिवन होगा, एक लाइन की इक्वेशन गिवन होगी और वो हमसे कहेंगे कि बताइए लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो। तो लेट कर लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ सर्कल बी, इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, या आर स्क्वायर कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर a का यूज़ हो गया है तो इसलिए इसको हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एज्यूम कर लिया। ये एक सर्कल को ये लाइन कट करती है, तो जो इंटरसेप्ट कट करती है उस इंटरसेप्ट की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। ये हमें हम देखना है किस टाइप से करते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बना लीजिए डायग्राम इसका, फिर करते हैं इसको। तो ये इक्वेशन ऑफ हमारा सर्कल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
और एक ये लाइन इसको कट करती है, तो जो कॉर्ड बनाती है उस कॉर्ड की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। सर्कल का सेंटर हमको पता है 0 0, ये लाइन हमारे पास है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है ए बी। हमने क्या किया, इस सर्कल के सेंटर से यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लॉट कर दिया P। क्यों? क्योंकि लाइन की इक्वेशन तो हमें पता है, और सर्कल के सेंटर से अगर हम उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो P की वैल्यू भी आ जाएगी। इसका नाम रख लेते हैं C। अगर इस सेंटर को हमने वो बोला है तो ये C हो गया। OC की लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी। OC इक्वल टू P इक्वल टू, फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें तो ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ कॉर्ड का मतलब हमें ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास OC आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं OA को। ये OA को ज्वाइन करा दिया और ये सर्कल की रेडियस R हो जाएगी। तो इस ट्रायंगल में क्या हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, इन ट्रायंगल OAC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जैसे हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लिया तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। ओ सी हम यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ से ए सी की लेंथ आ जाएगी। ए सी इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ओ सी को हमने पी लेट किया है तो ये पी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो ए सी की वैल्यू आ गई। ए सी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और ए सी आ गया, हमें तो ए बी फाइंड आउट करना है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ए सी। ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ए सी, तो 2 टाइम्स अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो कभी भी सर्कल की अगर हमें कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, कोई लाइन की इक्वेशन पता है और एक सर्कल की इक्वेशन पता है, तो उसका रिजल्ट ऐसे हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा प्रोसेस है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या हमें पता होगा। हमें एक सर्कल की इक्वेशन पता है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि उसका सेंटर 0 0 हो। तो सर्कल के सेंटर से उस पर परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ कर देंगे तो परपेंडिकुलर लेंथ P की वैल्यू आ जाएगी। और सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो उसका सेंटर और रेडियस भी गिवन होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो हाफ लेंथ कॉर्ड की आ जाएगी AC। और ये भी हमने थ्योरम पढ़ी हुई है कि सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे तो वो बाइसेक्ट करती है, तो AB की लेंथ जो है वो 2 टाइम्स AC की लेंथ आ जाएगी। और AC की लेंथ हमें पता है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए, एक बार इसमें जो है ऑप्शन में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था, उसका एक फार्मूला भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट मेथड हो जाएगा, इसमें कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है ये, लेकिन ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। एक सेकंड मेथड और लिख लेते हैं, क्योंकि वो जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसका भी आइडिया हमें होना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही याद है तो फिर दूसरा अगर आ गया ऑप्शन में तो फिर प्रॉब्लम है। तो सेकंड मेथड करके इसको भी लिख लेते हैं, और इसको चाहे तो आप अगर याद कर लेंगे तो फिर एक लाइन में सीधे आंसर आएगा। मैं उसका फार्मूला डिराइव कर देता हूँ कैसे आएगा।
ये सर्कल हमको गिवन है, ये एक लाइन की इक्वेशन हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी। हमने सपोज कर लिया ये दो पॉइंट पे कट कर रही है, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट लेट कर लिया x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट लेट कर लिया x2 y2। लाइन जो है वो, अब हमारी जो लाइन है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में नहीं है। लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ये जो लाइन हमारे पास है इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये जो x1 y1 है इस लाइन पे लाई करेगा, x1 y1 लाई ऑन द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये क्या बन जाएगा, y1 इक्वल टू एम x1 प्लस c1, सॉरी c, क्योंकि x1 y1 रखना है ना, 1 c1 में नहीं आएगा। y1 इक्वल टू एम x1 प्लस सी। सिमिलरली x2 y2 भी लाई करेगा। तो x2 y2 जब आप सेटिस्फाई करेंगे तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम x2 प्लस सी। अब अगर हमें ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा, यही तो है लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड यही है ए बी। ए बी की लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अच्छा, y1 माइनस y2 देखो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो आप। अगर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस कर दिया जाए तो y1 माइनस y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m x1 माइनस x2। ये इक्वेशन 3 हो जाएगी। ये y1 माइनस y2 की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड जो हमारी है वो क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हमने पुट कर दिया और y1 माइनस y2 की वैल्यू m स्क्वायर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। x1 माइनस x2 बाहर आ जाएगा मॉड के साथ, पॉजिटिव भी लेनी है और अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये जो है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बोल सकते हैं आप इसको, या लेंथ ऑफ कॉर्ड बोल सकते हो। तो एक ये भी फॉर्मूला इस टाइप से हमको याद रखना है, x1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, ये x1 माइनस x2 कैसे आएगा? आप कोई पूछे कि भाई बताइए x1 माइनस x2 कैसे मिलेगा, क्योंकि हमें तो लाइन की इक्वेशन पता है। तो देखो x1 माइनस x2 कैसे आएगा वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हमें क्या पता है, लाइन की इक्वेशन पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पता है हमको, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट इन इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं ये यहाँ पर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये एक्स में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। एक्स में क्वाड्रेटिक बन गई, इसके दो रूट्स आ जाएंगे x1 और x2, क्योंकि देखिए ना यहाँ पर ये x1 x2 में कट कर रहा है, ये यहाँ पर सर्कल था और ये x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट थे, तो ये x1 y1 थे और ये x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट थे। तो x1 और x2 जो है वो किसका काम करेंगे, रूट्स का काम करेंगे। अगर x1 और x2 रूट्स का काम कर रहे हैं
तो क्या x1 प्लस x2 आ सकता है, सम ऑफ द रूट्स, और x1 x2 भी आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये सम ऑफ द रूट से आ जाएगा और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट से आ जाएगा। तो अगर x1 x2 पता चल गया, x1 प्लस x2 पता चल गया, तो क्या हम x1 माइनस x2 निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो ये भी वैल्यू पता चल जाएगी हमको। ये सारी वैल्यूज़ अगर हमें पता चल गई, x1 माइनस x2 पता चल गया, तो हम ये सारी वैल्यूज़ को लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट में यहाँ पर पुट कर देंगे। ये जो ऊपर फार्मूला हमने लिखा हुआ है, x1 माइनस x2 अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ठीक है ना। तो अगर कभी आता है ऑप्शन में तो हमें याद रखना है, नहीं तो हमारा मेथड जो फर्स्ट वाला है वो बहुत इजी है, उसी का यूज़ करना है और उसमें कुछ याद भी नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ तक क्लियर है ये? तो हमें फर्स्ट वाले मेथड का यूज़ करना है। ये सिर्फ इसलिए बताया गया है कि कभी कोई ऑप्शन इस टाइप का आ जाता है जिसमें x1 माइनस x2 आ जाए और अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर आ जाए, तो फिर हमें ये याद रखना है। तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला हो जाएगा या लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, तो आज इतना ही करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।